Hello everyone, welcome to you all in another video of Shukla Study Center as known as SSC। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सभी हिंदी साहित्य के इतिहास डिस्कस कर रहे थे। हमने वीर गाथा काल और भक्ति काल हम कंप्लीट कर चुके हैं। भक्ति काल का एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था स्टूडेंट्स, जो था भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है और 3 नंबर के लिए आता है। तो आज हम की पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे कि भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि किसी भी चीज को जब आप पॉइंट्स में पढ़ते हैं तो वो चीज हमें ज्यादा अच्छे से याद होती है। चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा क्यों जाता था। भक्ति काल एक ऐसा समय था जब मुगलों का साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में छा चुका था। उस समय क्योंकि अचानक से सत्ता परिवर्तन हो रही थी, तो जो जनमानस थे, जो आम आदमी थे, जो जनता थी, उनके मन में काफी ज्यादा अशांति रहने लगी थी। क्यों? क्योंकि उस समय काफी ज्यादा परिवर्तन हुए, सत्ता बदली, बहुत ज्यादा युद्ध वगैरह होने लगे, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि काफी सारे परिवर्तन समाज में हुए। इसीलिए परिवर्तन काल भी कहा जाता है भक्ति काल को, मैंने आपको बताया था। तो इन परिवर्तनों के कारण जो जनमानस था, जो आम जनता थी, आम आदमी थे, उनके मन में अशांति रहने लगी थी। अब क्योंकि आम आदमी सीधा जाके मुगलों से तो नहीं लड़ सकता, या आम आदमी जाके किसी से भी सीधा ऐसे इंसान से नहीं लड़ सकती थी जनता जिनके पास शस्त्र है, सैनिक हैं। तो इनके मन में बहुत ज्यादा निराशा आने लगी कि हमें बचाएगा कौन, हमारा आगे का भविष्य क्या है, कैसे हमारा भविष्य चलेगा, हमारे बच्चे कैसे खाएंगे पिएंगे, हमें क्या हमारे कोई पालनहार नहीं है, वो कौन हमारी रक्षा करेगा। ऐसी काफी सारी प्रश्न आम जनता के मन में चलने लगी थी। अब उस समय मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं होते आज की तरह, तो उस समय के साधु संतों ने और उस समय के कवियों ने बीड़ा उठाया था कि जो निराश जनता है उनके मन में एक उम्मीद जगाएं, एक उम्मीद की किरण उनके मन में जगाए कि हमारे लिए भी कोई है, हमारा भी कोई पालनहार है जो हमें बचाने के लिए बैठा हुआ है। तो उसी के ऊपर ये भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, ये पूरा टॉपिक है। अब हम पॉइंट्स के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, तत्कालीन समसामयिक परिवर्तन। अच्छा, एक चीज क्लियर कर दूं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है, उसे लग रहा है कि ये पॉइंट्स में लिख के आ जाऊंगा या आ जाऊंगी तो मुझे 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पर पॉइंट्स बता रही हूँ, इसके बाद मैं एक शॉर्ट आंसर भी आपको लिख करके दे दूंगी, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बट ये पॉइंट्स सिर्फ आपके समझने के लिए हैं, ताकि आप खुद से आंसर बनाकर लिख सकें, रटा रटाया आंसर ना लिखें। तो सिर्फ ये पॉइंट्स आपको लिख करके नहीं आना है, मैं आपको ऑलरेडी आपकी सुविधा के लिए इसके बाद एक आंसर लिख करके बता दूंगी, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को इसके थ्रू समझ नहीं आया है, या कोई बच्चा चाहता है कि उसे बना बनाया आंसर मिल जाए, तो वो उस आंसर को याद कर सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल देखते हैं तत्कालीन समसामयिक परिवर्तन, यानी उस समय जो परिवर्तन हुए, जैसे मैंने बताया, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, काफी सारे परिवर्तन हुए। तो उस समय का जो जनमानस था, उस समय की जो जनता थी, वो इन सबसे निराश हो गई थी। उन्हें कोई आशा नहीं थी कि हमें कोई बचाने आएगा भी, हमारा कोई भविष्य है इसके आगे। तब साधु कवियों के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया, यानी कि दिखाया गया। साधु संतों और कवियों ने ये बीड़ा उठाया, ये भार अपने कंधों पे लिया कि हम ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाएंगे लोगों को, और ईश्वर की सहायता से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाकर हम लोगों के मन में शांति लेकर के आएंगे, लोगों को एक आशा देंगे। मानवीय प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना का जन्म। जब साधु संतों और कवियों ने ये बीड़ा उठाया और उन्होंने ऐसी रचनाएं करी, ऐसे प्रवचन दिए, ऐसी कहानियां सुनाई, ऐसी कविताओं की रचनाएं की, ऐसे काव्यों की रचना की, जिसे पढ़कर सुनकर लोगों के मन में आशा जागी, लोगों के मन में भगवान के लिए एक आशा आई कि हमारा कोई पालनहार है जो हमारे लिए
राह तैयार करके बैठा हुआ है। हमारी जीवन की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है, अभी आगे बहुत उजाला है हमारे जीवन में भी। तो जब ये हुआ, लोगों के मन में एक भावना आई कि हमारा जीवन अभी बचा हुआ है, तब मानवीय प्रेम भी बढ़ा और राष्ट्रीयता की भावना भी बढ़ी। लोगों के मन में देशभक्ति की भावना भी आई। ये कई लोगों को लगने लगा था कि अब हिंदुस्तान पर मुगलों का कब्जा हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। पर जब उन्होंने ये रचनाएं, ये कविताएं, ये काव्य सुने, तब उन्हें समझ में आया कि ऐसा नहीं है, अभी हमें लड़ना है, अभी हमें जीतना है। और उनके मन में राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना का जन्म हुआ। आध्यात्मिक जागरण, लोगों के मन में आध्यात्म की भावना का संचार हो, लोगों के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ा, ईश्वर के प्रति उनके मन में आशाएं आई, लोग भगवान से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करने लगे। तो लोगों के मन में एक आध्यात्मिक जागरण की भावना आई। उत्कृष्ट साहित्य लेखन, समाज सुधार आदि। अब जब लोगों के मन में शांति आई, लोगों का चारित्रिक परिवर्तन हुआ, लोगों के चरित्र में भी इन अच्छी रचनाओं का प्रभाव दिखने लगा, तब समाज सुधार तो होगा ही होगा। लड़ाई झगड़े कम होने लगे, लोगों में आपसी भाईचारे की भावना बढ़ी और इन्हीं सब के चलते बहुत उत्कृष्ट साहित्य लेखन इस काल में हुआ। उत्कृष्ट साहित्य लेखन अर्थात बहुत सुंदर रचनाएं, भगवान से जुड़ी, भक्ति से जुड़ी बहुत सुंदर रचनाएं भक्ति काल में रची गई। इसीलिए इस भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास का। समझ आ गया होगा? एक बार रिकॉल करते हैं, सारी बातों को एक साथ पढ़ते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? भक्ति काल के समय में, यानी कि जो भक्ति काल का समय था, उस समय में मुगलों का जो शासन काल था वो पूरे भारत साम्राज्य में, पूरे भारतवर्ष में मुगलों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ऐसा होने से उस समय काफी सारे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक परिवर्तन हुए, जिसके कारण उस समय के जो जनमानस थे, उस समय की आम जनता के मन में निराशा के भाव का संचार हुआ। उस समय का जनमानस काफी ज्यादा अपने आप को निराश अनुभव करने लगा। उन्हें लगने लगा कि उनका कोई पालनहार नहीं है। तब निराश जनमानस के मन में आशा का संचार करने हेतु साधु संतों और कवियों ने बीड़ा उठाया। उन्होंने भगवान से संबंधित, भक्ति से संबंधित काफी सारी उत्कृष्ट रचनाएं करी, जिनके फलस्वरूप लोगों के मन में मानवीय प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना जागी, लोगों के मन में ईश्वर प्राप्ति की भावना आई, लोगों के मन में ईश्वर के प्रति आशा का संचार हुआ, आध्यात्मिक जागरण की भावना लोगों के मन में जन्मी। इस भावना के फलस्वरूप समाज सुधार हुआ, लोगों का चारित्रिक परिवर्तन हुआ और इस काल में सबसे उत्कृष्ट साहित्य लेखन किया गया। इसीलिए इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। मैं आपको इसका एक आंसर लिख करके इसके बाद दिखा देती हूँ। बच्चों उस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको कहा था भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी। ये आंसर मैंने आपके लिए तैयार किया है। चलिए एक बार इस आंसर को पढ़ लेते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक परिवर्तन होने से जनमानस के मन में निराशा के बादल गहराने लगे। इस दौर से समाज को उबारने के लिए संतों, कवियों ने भक्ति रस से परिपूर्ण रचनाओं का सहारा लिया। मानवीय प्रेम, आध्यात्मिक जागरण, राष्ट्रीयता का उद्गम हुआ। निराश जनता को ईश्वर रूपी आशा मिली। उत्कृष्ट साहित्य लेखन, समाज सुधार व सामाजिक समरसता के कारण ही इस काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो जिन बच्चों को पॉइंट्स के थ्रू आंसर याद करने में दिक्कत आएगी वो इस आंसर को अपने 3 नंबर के लिए लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा भक्ति काल भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। मुझे आशा है सभी बच्चों को भक्ति काल का जितना भी विभाजन मैंने बताया है, भक्ति काल से संबंधित विशेषताएं और भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, ये सभी आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं रीति काल की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रीति काल। रीति काल का जो समय काल था उसे सबसे पहले देख लेते हैं। रीति काल का समय काल है संवत 1700 से 1900 तक। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, भक्ति काल 1375 से लेकर 1700 तक चला। तो आपको एक आइडिया ऑलरेडी हो चुका है पहले ही कि अगर पहला काल इतने समय पर खत्म होगा तो दूसरा काल इतने समय से चालू होने वाला है। तो रीति काल हमारा संवत 1700 से संवत 1900 तक चलेगा। अब देखते हैं रीति काल के बारे में। अब हम थोड़ा आगे वर्णन जानते हैं। इससे पहले हमने वीरगाथा काल और भक्ति काल देखा है। हमने इनकी परिभाषा में जाना था कि वीरगाथा काल है तो वीरता से संबंधित रचनाएं होती हैं, भक्ति काल है तो भक्ति से संबंधित रचनाएं होती हैं। अब रीति काल है तो बच्चों को ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा, रीति काल है तो रीति से संबंधित रचनाएं होंगी। किंतु अब मुद्दा यह है कि रीति होती क्या है। हम सब ने सुना जरूर है रीति रिवाज, बट असल में रीति का मतलब क्या होता है? रीति का मतलब होता है परंपरा या शैली। तो जब परंपरा में बंधी हुई रचनाएं जिस काल में हुई वो काल हमारा रीति काल कहलाता है। अब कौन सी परंपरा, किस परंपरा में बंधी हुई रचनाएं? तो जिस शैली में, जिस शैली का मतलब होता है स्टाइल, जिस शैली में जिस तरीके से रचनाएं लिखी जाती आ रही थी उसी परंपरा से बंधकर जिस काल में रचनाएं हुई हैं वह काल आपका रीति काल कहलाएगा। चलिए अब इस काल में सारे जितने भी रस, छंद, अलंकार होते हैं इन सबका भरपूर प्रयोग किया गया, इसीलिए कहा गया है परंपरा में बंधी हुई रचनाएं। तो अगर आप रीति काल की परिभाषा लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? रीति काल वह काल है या फिर वह काल जिसमें परंपरा से बंधी हुई रचनाएं रची गई, जिस काल की रचनाओं में छंद, दोहे, रस, अलंकार का भरपूर मात्रा में प्रयोग हुआ, वह काल रीति काल कहलाता है। ठीक है, रीति का अर्थ होता है परंपरा। अब इस काल के काफी सारे नाम सामने आते हैं। श्रृंगार काल, चारण काल, अलंकृत काल, रीति श्रृंगार युग। अलग अलग कवियों ने, अलग अलग लेखकों ने इनका नामकरण अपने अपने हिसाब से किया है। श्रृंगार काल जो इसका नामकरण है वो श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किया है। बच्चे एक एक नंबर के लिए क्वेश्चंस अच्छे से दिमाग में बिठा करके रखेंगे। तो श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी द्वारा ये नामकरण किया गया है। श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इस काल में श्रृंगार से संबंधित, श्रृंगार का अर्थ होता है प्रेम, तो श्रृंगार से संबंधित रचनाएं की गई। यहाँ पे नायक नायिका मिलन का वर्णन काफी सारी रचनाओं में आपको मिलेगा। यहाँ प्रेम से संबंधित रचनाएं आपको मिलेंगी, तो इसलिए रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया गया। इसके अलावा चारण काल कहा गया। इस काल के जो राजा थे, इस काल की जो समसामयिक गतिविधियां थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि इस समय के जो राजा महाराजा होते थे वो काफी भोग विलासवादी थे, काफी विलास पसंदीदा राजा होते थे यहाँ पर के। तो इन्होंने अपने मनोरंजन के लिए चारण नियुक्त किए हुए थे। जैसे मैंने भक्ति काल में बताया था, भाट और चारण जो राजाओं का मनोरंजन करने का काम करते थे, इन्हें विदूषक भी कहा जाता था। तो ये जो चारण थे ये विभिन्न प्रकार की रचनाएं लिखा करते थे, राजा महाराजाओं की प्रशंसाएं लिखा करते थे। तो ये सब करके ये राजा महाराजा को संतुष्ट किया करते थे, उनका मनोरंजन करते थे। तो ये जो काल है इसे इसलिए चारण काल भी कहा गया। अलंकृत काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया इसे अलंकृत काल, क्योंकि काफी सारे अलंकारों का प्रयोग हुआ इसलिए अलंकृत काल कहा गया। फिर इसे रीति श्रृंगार युग भी कहा गया। रीति श्रृंगार युग जो इसका नामकरण है वो डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने किया है, याद रखेंगे सभी। रीति श्रृंगार युग जिसमें श्रृंगार भी आ गई और रीति भी आ गई। तो इस तरीके से नाम मैंने आपको बताए हैं। सभी नाम किस कौन कौन से नाम किस किस लेखक ने, किस किस कवि ने कौन कौन सा नामकरण किया ये भी मैंने आपको बता दिया, और किस किस नाम का क्या क्या अर्थ है ये भी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है।
अब हम आते हैं रीतिकाल के विभाजन पे। रीतिकाल की परिभाषा हमारी क्लियर है सभी बच्चों को, रीतिकाल के नामकरण क्लियर है। अब रीतिकाल का विभाजन देखते हैं। रीतिकाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली रीतिबद्ध काव्यधारा, दूसरी रीति सिद्ध काव्यधारा, तीसरी रीति मुक्त काव्यधारा। नाम से ही अर्थ स्पष्ट है, इनका वर्णन देखेंगे। इनका वर्णन देखने के बाद हम इनके महत्वपूर्ण कवियों का नाम देखेंगे और उनकी रचनाएं देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं रीतिबद्ध काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा का मतलब रीति से बंधी हुई काव्यधारा। रीतिकाल की ऐसी काव्यधारा जिसकी जो रचनाएं थी वो रीति से बंधी हुई थी, परंपराओं से बंधी हुई रचनाएं की जाती थी। इसमें आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रकृति, आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति, जो इस समय के इस काव्यधारा के जो रचनाकार या कवि थे उनके अंदर आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति थी। आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति अर्थात वो एक आचार्य की तरह, जैसे कि एक टीचर आपको अगर एक टॉपिक पकड़ ले तो उस टॉपिक से संबंधित सारी चीजें डिटेल में बताता है, ठीक वैसे ही इस समय के जो कवि या रचनाकार थे उन्होंने जो जो अंग पकड़े, चाहे वो छंद हो, चाहे रस हो, चाहे अलंकार हो, उसका बहुत अच्छे से बारीकी से वर्णन किया एक आचार्य की तरह। इसलिए इस काव्यधारा के कवियों में या लेखकों में या रचनाकारों में आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति पाई गई। लक्षण ग्रंथों के साथ शास्त्रोक्त नियमों का पालन करते हुए रचना निर्माण। यह एक वर्ड आया है लक्षण ग्रंथ। लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं? अगर बाई चांस, वैसे तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट अगर बाई चांस अगर आपसे कभी कोई पूछ दे, आपको किसी को समझाना हो तो ध्यान रखेंगे। लक्षण ग्रंथ वो ग्रंथ होते हैं जिनमें यही जो छोटे छोटे काव्य के अंग होते हैं, छंद, अलंकार, रस, शैली, लय, तुक, इनका बहुत बारीकी से वर्णन किया जाता है, उन ग्रंथों को लक्षण ग्रंथ कहते हैं। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के रचनाकारों की रचनाओं में लक्षण ग्रंथों के साथ साथ, लक्षण ग्रंथों का तो पालन हुआ ही था, शास्त्र के नियमों का भी पालन किया गया। शास्त्र में जो रचनाओं के नियम दिए गए हैं उनका भी पालन रीतिबद्ध काव्यधारा में हुआ। अब नेक्स्ट पर आते हैं रीति सिद्ध काव्यधारा। या चलिए रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों का नाम भी लगे हाथ देख लेते हैं। तो इस काव्यधारा के प्रमुख कवि थे मतीराम, जिन्होंने लिखी है रसराज और मतीराम माधुरी। केशव दास, जिन्होंने लिखी है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। अब आते हैं रीति सिद्ध काव्यधारा में। लक्षण ग्रंथों का पालन करते हुए रचना निर्माण, जैसे इसमें था लक्षण ग्रंथों के साथ शास्त्रों का भी पालन किया गया। रीति सिद्ध काव्यधारा में लक्षण ग्रंथों का पालन करते हुए, पूरे लक्षण ग्रंथों के ही नियमों का पालन करते हुए रचनाओं का निर्माण किया गया। इसके प्रमुख कवि थे सेनापति, जिनकी प्रमुख रचना है कवित्र रत्नाकर, बिहारी, जिनकी प्रमुख रचना है बिहारी सतसई। अब आते हैं रीति मुक्त काव्यधारा। नाम से ही स्पष्ट है, रीति मुक्त काव्यधारा अर्थात जो रीति से मुक्त हो। ये बहुत ज्यादा परंपरा से बंधी हुई नहीं थी, क्योंकि रीति काल का एक अंग है तो रीति का कुछ अंश तो उसमें होगा ही, किंतु रीति मुक्त काव्यधारा नाम है अर्थात ये परंपराओं से बिल्कुल बहुत ज्यादा बंधी हुई नहीं थी। स्वतंत्र भाव से रचना का निर्माण, पहली विशेषता समझ आ रही है हमें, क्योंकि रीति मुक्त काव्यधारा मुक्त है, इसीलिए स्वतंत्र भाव से यहाँ पर कवियों, लेखकों, रचनाकारों ने रचनाओं का निर्माण किया। विशुद्ध प्रेम युक्त उत्कृष्ट रचनाएं। अब थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे। अगर आपको किसी चीज से जुड़ी हुई फ्रीडम मिल जाती है, तो आपको किसी चीज से स्वतंत्रता मिल जाती है कि आप अपने मर्जी से इस काम को कीजिए, तो आप ज्यादा अच्छे से उस काम को कर पाते हैं। तो क्योंकि ये रीति मुक्त काव्यधारा थी तो इसमें काफी सारी उत्कृष्ट रचनाएं कवियों, रचनाकारों ने करी, क्योंकि यहाँ पर कोई बंधन नहीं था कि आपको इस तरीके का पालन करते हुए रचनाएं करनी है, आप अपने मन के हिसाब से रचनाएं करिए। इसीलिए विशुद्ध प्रेम की उत्कृष्ट रचनाएं हमें रीति मुक्त काव्यधारा में मिलती हैं। सारी जो विशेषताएं एक बार रिकॉल करते हैं। आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति, लक्षण ग्रंथों का तो पालन किया गया ही, साथ साथ शास्त्रोक्त नियमों का भी पालन किया गया।
लक्षण ग्रंथों का पालन करते हुए रचनाओं का निर्माण हुआ। स्वतंत्र भाव से रचनाओं का निर्माण किया गया। विशुद्ध प्रेम युक्त उत्कृष्ट रचनाएं रची गई। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख जो रचनाकार थे वो थे घनानंद, जिनकी प्रमुख रचना है सुजान सागर। आलम, जिनकी प्रमुख रचना है आलम केली और श्याम स्नेही। अब जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि उन्हें नोट्स बनाने में ज्यादा दिक्कत ना आए। चलिए, ये तो हमारी हो गई रीति काल की जो काव्य धारा थी उनकी विशेषताएं। अब एक बार रीति काल की विशेषताएं देखते हैं। यही विशेषताएं आप रीति काल की विशेषता में भी लिख सकते हैं, बट अगर आपको अलग से रीति काल की विशेषताएं लिखनी है तब आप क्या करेंगे? तो चलिए देखते हैं रीति काल की विशेषताएं अलग से। चलिए रीति काल की विशेषताएं देख लेते हैं एक बार। जैसे कि हमने पहले देखा है, यहाँ पर भी लक्षण ग्रंथों की प्रधानता होगी रीति काल में। भोगवादी प्रवृत्ति प्रमुख थी। जैसे मैंने आपको बताया, राजाओं की भोगवादी विलासवादी जो प्रवृत्ति थी इस काल में बहुत ज्यादा थी, तो भोगवादी प्रवृत्ति की प्रमुखता एक और विशेषता हमारी हो जाएगी। कवियों में आचार्यत्व प्रदर्शन की भावना की प्रमुखता, ये भी हम पढ़ चुके हैं। श्रृंगार प्रधान रचनाएं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। श्रृंगार प्रधान रचनाएं प्रेम से संबंधित जो भी रचना होती थी, नायक नायिका वर्णन जहां पर होता था, वह श्रृंगार प्रधान रचनाएं होती हैं। नायक नायिका भेद, नख से शिख तक का वर्णन। नख से शिख तक का वर्णन अर्थात ऊपर से नीचे तक अगर नायक नायिका के बारे में बताया जा रहा है तो उनके रूप सौंदर्य का बखान किया जाता था, उनके सौंदर्य का वर्णन, उनकी वेशभूषा का वर्णन किया जाता था, बालों का वर्णन, हाथों का वर्णन, पैरों की सुंदरता का वर्णन। अर्थात नायक नायिका के बारे में अगर बात की जा रही है तो उनके पूरे रूप सौंदर्य की बात करी जाती थी। तो ये हमारी रीतिकाल की कुछ विशेषताएं हो गई। अब हमने कुछ कवियों के रचनाओं के नाम देख चुके हैं हम पहले, और थोड़ी सी कवियों और रचनाओं के नाम देख लेते हैं ताकि आपका बैकअप रहे। तो गिरधर एक कवि है जिनकी रचना है कुंडलियां। देवदत्त ने लिखा था प्रेमचंद्रिका और भाव विलास। भूषण ने लिखा था छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके नोट्स में ये काम आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा रीतिकाल खत्म हो चुका है। सबसे पहले मैंने आपको रीतिकाल का समय काल बताया, फिर मैंने आपको रीतिकाल के अलावा जो नाम है इसके वो बताए, रीतिकाल का वर्णन बताया, रीतिकाल की परिभाषा बताई। उसके बाद रीतिकाल की जो विभाजन हुए 3 काव्यधाराओं में, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा के बारे में बताया, उनकी विशेषताएं बताई, उनसे जो जुड़े हुए प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं थे उनके बारे में बताया। रीतिकाल की विशेषताएं हमने देखी और रीतिकाल के चंद और कवि और उनकी रचनाओं के बारे में हमने जाना। सभी बच्चों को रीतिकाल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब हम देखेंगे तब हम आधुनिक काल की तरफ बढ़ेंगे। आधुनिक काल थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसीलिए उस टॉपिक को बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। आई होप अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, बच्चे सभी के साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। इससे जुड़ी हुई आगे हम आपको और इम्पोर्टेंट यूजफुल वीडियोस देते रहेंगे इसी तरीके से। अभी आप हमारे साथ बने रहेंगे ताकि हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत अच्छे तरीके से सभी बच्चों को समझ में आ जाए। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन कर सकता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। दिस इज विभूति शुक्ला साइनिंग ऑफ।